गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज मैं पेज नंबर 19 सूखी डाली का दूसरा दृश्य प्रारंभ करने जा रही हूँ। वही बरामदा, दाईं ओर के तख्त पर बिस्तर बिछा हुआ है। दीवार के साथ तकिया लगा है। दादा आराम से तकिए के सहारे बैठे हुक्का पी रहे हैं, जो एक वो उसका मिट्टी का बना हुआ होता है जिसमें तंबाकू पीते हैं, गाँव में लोग पीते हैं। उनका मंझला लड़का कर्मचंद पास में बैठा उनके पांव दबा रहा है। दादा बच्चों को बाहर आहते में खेलते देख रहे हैं। स्नान घर से नल के जल्दी जल्दी चलने की आवाज़ आ रही है। शायद वो स्नान घर मतलब जो बाथरूम होता है उसमें से नल किसी ने खोल दिया है, उसमें से ज़ोर ज़ोर से नल की आवाज़ आ रही है। शायद कोई बच्चा उसे चला रहा है, शायद किसी बच्चे ने चलाया होगा, क्योंकि करमचंद की भ्रुकुटी तन गई और इसलिए वो पानी बहने के कारण और गुस्से में करमचंद की भ्रुकुटी यानी भौहें तन गई। पर्दा उठने से कुछ क्षण बाद तक नल के चलाए जाने की आवाज़ आती है, फिर और पर्दा उठता है उसके कुछ क्षण तक नल के चलाए जाने की आवाज़ आती रहती है। करमचंद, क्रोध से बस करो जगदीश, क्या खटखट लगा रखी है। वो डांट कर कहता है, जगदीश क्या खटखट लगा रखी है, जरा आराम करने दो। अभी अभी खाना खाकर बैठे हैं हम कि तुम का ये डैश दिया हुआ है कि तुम फिर शोर मचाना शुरू कर दिया है। दादाजी, नहीं नहीं खेलने दो बच्चों को। दादाजी कहते हैं, नहीं नहीं खेलने दो बच्चों को। बच्चे हंसते हैं। बरगद की पूरी डाल लाकर आंगन में लगा दी और उससे पानी दे रहे हैं। कहीं से डाल तोड़ के लेके आए बरगद की और उसमें पानी दे रहे हैं। हंसते हैं। नहीं जानते कि पेड़ से टूटी डाली जल देने से नहीं पनपती है। और कहते हैं, नहीं जानते टूटी डाली जल देने से नहीं पनपती है। फिर नली छोड़कर करमचंद से मैं कहा करता हूँ ना बेटा कि एक बार पेड़ से जो डाली टूट गई उसे लाख पानी दो, उसमें वह सरसता ना आएगी। और हमारा यह परिवार बरगद के इस महान पेड़ की भांति है। वो कहते हैं, एक बार पेड़ की डाली टूट जाए उसमें कितना भी पानी दो तो वह हरा भरा नहीं होता है। ठीक उसी प्रकार हमारा परिवार भी है। अगर कोई सदस्य बाहर चला जाता है तो वो है सुख में नहीं रहता है, वो है दुखी रहता है। करमचंद, लेकिन शायद अब इस पेड़ से एक डाली टूट कर अलग हो जाए। और करमचंद कहता है, शायद ये परिवार रूपी पेड़ है जो उसमें से हो सकता है एक सदस्य चला जाए। दादा चिंता से, क्या कहते हो, कौन अलग हो रहा है। वो कहते, कौन अलग होने जा रहा है। करमचंद, शायद छोटा अलग हो जाए। दादा, परेश पर क्यों, उससे क्या कष्ट है। करमचंद, कष्ट उससे नहीं उसकी बहू को है। दादा, मुझे किसी ने बताया तक नहीं। वो कहते, किसी ने कहा ही नहीं मुझसे। यदि कोई शिकायत थी तो उसे वही मिटा देना चाहिए था। हल्की सी खरोंच भी यदि कोई तत्काल दवाई न लगा दी जाए बढ़कर एक बड़ा घाव बन जाती है। अगर कोई चोट वोट लग जाए तो तुरंत दवा न लगाओ तो एक घाव बन जाती है और घाव ही नासुर का रूप ले लेती है, जो कभी सही नहीं होता है। फिर लाख मरहम लगाओ तो ठीक नहीं होता है। फिर कितनी मरहम लगाते रहो, कितनी दवाई खाते रहो। करमचंद, मैं अच्छी तरह से तो नहीं जानता, पर जहाँ तक मेरा विचार है छोटी बहू के मन में दर्प की मात्रा का कुछ ज़रूरत से ज़्यादा है। वो कहते, दर्प माने होता है घमंड। वो कहते, छोटी बहू है उसके मन में घमंड कुछ ज़रूरत से ज़्यादा है। मैंने वह मल के थान और रजाई के अवरे लाकर दिए थे ना, वो सबने रख लिए, पर सुना है कि छोटी बहू को पसंद नहीं आए अपने मायके घराने को। शायद वह इस घराने को बड़ा समझती है, इस घराने से ज़्यादा अपने मायके वालों को बड़ा समझती है और इस घर से घृणा की दृष्टि से देखती है और इस घर को घृणा नफरत की दृष्टि से देखती है। दादा, बेटा, बड़प्पन बाहर की वस्तु नहीं, बड़प्पन तो मन में होना चाहिए। दादाजी कहते, बेटा बड़े हो तो इसको ये कोई वस्तु नहीं है बाहर की, बड़प्पन तो मन में होना चाहिए, ये किसी से जबरदस्ती मनवाया नहीं जा सकता है। और फिर बेटा, घृणा को घृणा से नहीं मिटाया जा सकता है। अगर कोई वो नफरत करती है तो नफरत से नहीं उसको कम किया जा सकता है। बहू तभी पृथक होना चाहिए, तभी वो अलग होना चाहती है। उसे घृणा के बदले घृणा दी जाएगी तो अगर घृणा के बदले नफरत के बदले नफरत मिलेगी तो वो नहीं रहेगी। लेकिन यदि उसे घृणा के बदले प्यार, स्नेह नहीं प्यार मिलेगा तो सारी घृणा धुंधली बनकर लुप्त हो जाएगी। तो सारे जैसे वो घृणा अगर करती भी है तो उसे हम प्यार देंगे तो उसकी घृणा हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। महानता भी बेटा किसी से मनवाई नहीं जा सकती है। अगर महान हो तुम तो किसी से जबरदस्ती थोड़ी मनवा सकते हैं। अपने व्यवहार के अनुभव कराई जा सकती है, अपने व्यवहार के अनुरूप
अगर हम हमारा व्यवहार अच्छा है, अगर अनुभव उसको होता है तो हम करवा सकते हैं। ठूठ वृक्ष आकाश को छूने पर भी अपनी महानता का सिक्का हमारे दिलों पर उस समय तक नहीं बैठा सकता है। और आगे लेखक कहता है, ठूठ जो वृक्ष होता है आकाश को छूने पर भी अपनी महानता का सिक्का हमारे दिलों में उस समय तक नहीं बैठाया जा सकता है जब तक अपनी शाखाओं में वह ऐसे पत्ते नहीं लाता है जिनकी शीतल सुखद छाया मन के सारे ताप को हर ले। वो कहते हैं अगर पेड़ में पत्ते ही नहीं हो तो क्या हमारे मन को शीतलता मिलेगी, उसके नीचे हम बैठ पाएंगे, हमें सुख अनुभव उसका हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। ठीक उसी प्रकार उसके मन में जो भी गलत फहमियाँ उसको हम दूर करें हैं, जिससे क्या होता है, जब हरे भरे पत्ते आते हैं तो फूल आते हैं, फूलों की जो भीनी भीनी सुगंध होती है प्राणों को पुलक कर देती है, आनंदित कर देती है। ठीक उसी प्रकार उसके हृदय की जो घृणा हम दूर करेंगे, स्नेह भर देंगे, तो अपने आप वो अपने पूरे परिवार को प्यार करेगी, खुश होगी। बाहर से दादाजी, मल्लू और जगदीश ने मेरा बट का पेड़ उखाड़ दिया। आगे वो कहते हैं कि ये शिकायत करते हुए, जगदीश ने मेरा बट उखाड़ दिया जो उन्होंने तोड़ के लगाया था। मल्लू से लड़ते हुए चीख कर, क्यों उखाड़ा तूने मेरा पेड़, क्यों उखाड़ा? वो कहते जो मैंने पेड़ लगाया था क्यों उखाड़ दिया? दादा, पेड़ हंसते हैं। कहते पेड़ हंसते हैं क्योंकि टहनी लगाई हुई थी बच्चों ने, बच्चे हंसते हैं। ठहरो भासी, लड़ो मत। और कहते हैं ठहरो, लड़ो मत, जाना। करमचंद, जरा हटाना दोनों को। करमचंद जाता है, परेश के नीचे नजर किए प्रवेश करता है। दादा, आओ बेटा परेश, वह मैंने 1-2 कपड़े भेजे थे, तनिक देखना बहू ने उसे धो डाला है या नहीं। वो जो कपड़े भेजे थे अंदर मैंने बहू को धोने के लिए दिए थे, वो धुले या नहीं धुले, देखिए। धो डाले हो तो जरा फिर मैं उससे बात करूंगा। कपड़े ला के दे दो, उसके बाद मैं आपसे बात करूंगा। परेश, मैं लज्जित, मैं शर्मिंदा हूँ। दादा, नहीं धुले तो धुल जाएंगे बेटा। वो कह रहे कोई बात नहीं, अगर नहीं धुले तो धुल जाएंगे, बाद में धुल जाएंगे। आओ इधर बैठो मेरे पास, मैं तो तुम्हें बुलाने ही वाला था। आओ आओ, आकर बैठो। कहते मैं तुम्हें बुलाने वाला था, इस बात मैं कुछ बात करना चाहता था, आओ मेरे पास में बैठ जाओ। परेश चुपचाप आकर दादा के पास बैठ जाता है। दादा, मुझे करमचंद से अभी पता चला है कि तुम्हारी बहू को रजाई, अवरे और मलमल का थान पसंद नहीं आया। तुम्हारे ताऊ ठहरे पुराने जमाने के, वो पुराने समय के आदमी है तो पुराने कपड़े, पुराने जैसी चीज़ें पसंद करते हैं। फिर नए फैशनेबल की चीज़ें खरीदना क्या जाने। वो कह रहे नई नई चीज़ें वो क्या खरीदना जाने। अभी तो मैं कहता हूँ कि छोटी बहू को बाजार ले जाओ, वह स्वयं अपनी पसंद की चीज़ें ले आएगी और जाएगी बाजार में, जैसा चाहेगी वो ले आएगी। परेश जी, दादा, मैं सोचता था कि अब बहू आ गई है तो इंदू के विवाह की तैयारी में भी सहायता देगी। अगर बहू आ गई है छोटी तो उसकी इंदू की विवाह में भी मदद करेगी। परेश जी, मैं इसलिए आया था। दादा, हाँ हाँ कहो, झिझकते क्यों शर्माते हो? झिझकना है शर्माना? परेश जी, बात यह है कि इस घर में बेला का मन नहीं लगता है। उसकी पत्नी की है बेला, उसका नाम है। दादा, इतनी जल्दी उसका मन कैसे लग सकता है बेटा? अभी कई दिन हुए उसे आए, उसे दिन ही कितने हुए हैं, और फिर बेटा मन लगता नहीं, लगाया जाता है। परेश, वह मन लगाती ही नहीं, वह मन ही नहीं लगाना चाहती है। दादा, तो हमें उसका मन लगाना चाहिए। वह एक बड़े घर से आई है, अपने पिता की इकलौती संतान है, कभी नाते रिश्तेदारों में नहीं रही है, कहीं आना जाना उसके रिश्तेदारों में नहीं रहा। इस भीड़ भाड़ से वह घबराती हो गई, इतने कोलाहल से वह ऊब जाती है। इतने कोलाहल यानी शोर, वो शोर से ऊब जाती है। हम सब मिलकर इस घर में उसका मन लगाएंगे, सब मिलजुल कर बात करेंगे, फिर उसका मन लग जाएगा। परेश, उसे कोई भी पसंद नहीं करता, सब उसकी निंदा करते हैं, उसे पसंद भी नहीं करता, उसकी बुराई करते हैं। अभी मेरे पास माँ, बड़ी ताई, मझली ताई, बड़ी भाभी, मझली भाभी, इंदू, रजवा सब आई थी। सब उसकी शिकायत करती थी, ताने देती थी कि तू उसके हाथ बिक गया है। ये मतलब जो जैसा कहती है वैसा सुनता है, कुछ कहता नहीं है, उसे समझाता भी नहीं है। और उधर वह उन सबसे दुखी है, उधर वो भी सबसे दुखी है। कहती है सब मेरा अपमान करते हैं, सब मेरा निरादर करते हैं, सब मेरी हंसी उड़ाते हैं, मेरा समय नष्ट करते हैं। मैं ऐसा महसूस करती हूँ। वो कहती मैं ऐसा सोचती हूँ, मुझे ऐसा परेशान करते हैं लोग, जैसे मैं परायों के बीच आ गई हूँ, अपना एक भी मुझे दिखाई नहीं देता। आप मेरी माने तो ऐसा लगता है कि उसका कोई यहाँ पर है ही नहीं। दादा, हाँ हाँ कहो। परेश, बात यह है कि वह आदमी चाहती है
कि वह आज़ादी चाहती है, वह स्वतंत्र रहना चाहती है अकेले। दूसरों का हस्तक्षेप, बीच में किसी का बोलना चालना उसे पसंद नहीं है। दूसरों की आलोचना उसे पसंद नहीं है, किसी की बुराई एक दूसरे करें वो भी उसे पसंद नहीं है। वह समझती है कि वह छोटी बहू है, इसलिए उसकी आलोचना करना और उसे सादेश देना अपना कर्तव्य समझते हैं। बड़े हैं तो उसका मतलब ये थोड़ी है कि उसको हुक्म देंगे या उसकी बुराइयां करेंगे, ये अपना वो बहुत बड़ा काम है, उनका कर्तव्य है। और वह अपनी अलग गृहस्थी बचाना चाहती है, इसलिए वह अलग अपना गृहस्थी अपना घर बसाना चाहती है। वहाँ उसे कोई रोकने वाला ना हो, जहाँ उसे कोई रोक टोक ना करे, जहाँ वह स्वेच्छापूर्वक अपना जीवन बिता सके। वह चाहती है कि यदि बाग वाला मकान उससे मिल जाए तो वह सुख और शांति से रहे। वो कह रही बाग वाले मकान अगर मिल जाए तो वहाँ सुख शांति से अकेले वो रह पाएगी। तो सदैव यहाँ बना न रहूँगा, कुछ ही दिनों की बात है, मेरी तब्दीली हो जाएगी। वो कह रहा मैं कुछ दिनों तक वहाँ रहूँगा, फिर मेरा तबादला हो जाएगा, यानी ट्रांसफ़र। तब्दीली है ना, ट्रांसफ़र। उतने ही दिन को यदि आप बाग वाले मकान का प्रबंध कर दें, वो कह रहे बाग वाला जो मकान है वो उससे हम दे दें तो उसी में हम जाकर रह लेंगे। उसकी सारी उद्विग्नता और अनमनस्किता और तिलमिलाहट की उसकी यही इच्छा का काम करती है। तो वहाँ रहेगी, ये सब शांत हो जाएगी और उसे किसी से कोई शिकायत नहीं होगी। जो उसका अन्य मानसिकता, उसकी अन्य लोगों के संग में साथ में उनका मन नहीं लग रहा है और तिलमिलाहट जो गुस्से का कारण है, ये सारा का शांत हो जाएगा। दादा खांसते हुए बोलते हैं, यूँ तो इस झंझट से छुटकारा पाने का सरल उपाय यही है कि तुम्हें बाग वाला मकान दे दिया जाए। वहाँ पड़ा भी बेकार है और अभी उससे किसी तरह का काम लेने का ये भी इरादा नहीं रखती। पर तुम जानते हो बेटा, मेरे जीते जी यह असंभव है। करे पढ़ा जरूर है, लेकिन मेरे जीते जी असंभव है, ये नहीं हो सकता है। मैं जब अपने परिवार का ध्यान करता हूँ तो मेरे सामने बट का महान पेड़ घूम जाता है। अगर मैं सभी का ध्यान करता हूँ, सभी का ख्याल करता हूँ, तो बट वृक्ष के जैसे सभी छोटी बड़ी डालियाँ सहेज कर रखता है और पूरे सभी को आने जाने वालों को छाया देता है घनी, ठीक उसी प्रकार मेरा काम है। खासकर शाखाओं पत्तों फूलों से भरा पूरा, और फिर मेरी आंखों के सामने इस महान वृक्ष की डालियाँ टूटने लगती हैं और वह केवल ठूंठ रह जाता है। जब सारी डालियाँ टूट जाएंगी, पेड़ पत्ते झड़ जाएंगे, तो वह ठूंठ रह जाएगा। स्वर धीमा, जैसे अपने आप से कह रही हूँ, और मैं सिहर उठता हूँ। न बेटा, मैं अपने जीते ही यह सब न होने दूंगा। वो कहते हैं मैं जीते जी अब ये सब नहीं होने दूंगा, तुम चिंता ना करो, मैं सबको समझा दूंगा। वो कह रहे मैं घर वालों को सभी को समझाने की कोशिश करूंगा। घर में किसी को तुम्हारी पत्नी का तिरस्कार करने का साहस न होगा। वो कह रहे कोई भी तुम्हारी पत्नी का निरादर नहीं करेगा, कोई उसका समय नष्ट नहीं करेगा, समय भी खराब नहीं करेगा, व्यर्थ नहीं करेगा। नष्ट माने खराब। ईश्वर की अपार कृपा से हमारे घर सुशिक्षित सुसंस्कृत बहू आई है। करे भगवान की कृपा से हमारे घर में पढ़ी लिखी और संस्कारवान बहू आई है। तो क्या हम अपनी मूर्खता से उसे परेशान कर देंगे? अगर हम लोग पढ़े लिखे नहीं है तो हम अपनी मूर्खता से उसे क्या परेशान करेंगे? तुम जाओ बेटा, किसी प्रकार की चिंता को मन में स्थान न दो, मैं कोई ना कोई उपाय ढूंढ निकालूंगा। वो कह रहा कोई ना कोई मैं उपाय सोचूंगा। तो विश्वास रखो, वह अपने आप को परायों से घिरी हुई अनुभव ना करेगी। वो उसको ऐसा नहीं लगेगा कि मैं परायों के बीच में आई हूँ, उसे ऐसा कभी अनुभव नहीं होगा। उसे वही आदर सत्कार मिलेगा जो सबको मिलता है, जो उसे अपने घर में प्राप्त हुआ है। जो अपने घर में उसे सम्मान मिलता था वैसा ही यहाँ मिलेगा। परेश, जैसा आप जो उचित समझे। दादा, और देखो तुम स्वयं भी इस बात का ध्यान रखना, तुम्हारी किसी बात से उसका मन न दुखे। कोई भी ऐसी बात न करो जिससे वह अपना अपमान समझे, और ऐसी तुम भी कोई ऐसी बात नहीं करना जिससे वो अपमान अपना समझे, अपना निरादर समझे, उसका मन दुखे। परेश चलने को होता है और तुम उससे साथ ले जाकर नगर से सब चीज़ें खरीद लाओ। शेष की चिंता तुम ना करो, मैं कोई ना कोई रास्ता अवश्य निकाल दूंगा। वो कह रहे मैं कोई ना कोई रास्ता अवश्य निकाल दूंगा, जो भी तुझे ज़रूरत है उसे दिला लाओ। परेश, जैसी आपकी इच्छा चला जाता है। दादा कुछ सोचने लगते हैं, जैसे अचानक उन्हें कुछ सूझ गया हो। रजवा 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 नहीं आती है, फिर आवाज़ देते हैं रजवा 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 दूर से। जी आई, भागती हुई सी प्रवेश करती है। दादा, छोटी बहू के अतिरिक्त सबको यहाँ भेज दो, कहो कि सब काम छोड़कर मेरे पास आए। रजवा जाने लगती है। और सुनो, कोई रहे सबसे कहना,
कुछ क्षण के लिए अवश्य यहाँ आ जाए। रजवा, जी मैं अभी जाकर सबसे कह देती हूँ। चली जाती है। नल से किसी के कपड़े धोने की आवाज़ आने लगती है। धीरे धीरे कुटुंब के प्राणी आने लगते हैं। कुटुंब यानी परिवार होता है। परिवार के सभी सदस्य आने लगते हैं। बालक और युवक तख्त और चारपाइयों पर बैठते हैं। बच्चे जो हैं उस करके और युवक आदमी तख्त पर बैठ और चारपाइयों बैठ जाते हैं और स्त्रियां बरामदे के फर्श पर बैठ जाती हैं, जमीन पर। रजवा उनके बैठने के लिए मोड़े और चटाइयाँ लाकर बिछा देती है। दादा, इंदु कहाँ है? वह नहीं दिखती। एक नज़र सबको देखते हैं। रजवा स्नान गृह को जाने वाले दरवाजे में जाकर इंदु को आवाज़ देती है। कपड़े धोने का स्वर जो इस बीच निरंतर आता रहा सहसा बंद हो जाता है। इंदु बाहर से, जी आई। अंदर आकर, मैं नल पर थी, कपड़े धो रही थी।